मंगलवार को उत्तराखंड के हर्षिल के पास धराली गांव में बादल फट गया। तेजी से पानी और मलबा नीचे की तरफ आया और उसकी चपेट में पूरा गांव आ गया है, जिसके बाद वहां राहत बचाव का काम लगातार जारी है। बड़ी खबर यह है कि इस बेहद खतरनाक त्रासदी में अब तक 130 लोगों को सुरक्षित मलबे से बचा लिया गया है। सेना, आईटीबीपी और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें इस बचाव अभियान में पूरी मुस्तैदी से जुट गई है। हालांकि अभी भी वहां कई लोग फंसे हुए हैं, लोगों की फंसे होने की आशंका जताई जा रही है, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेज गति से चल रहा है ताकि फंसे हुए लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। हालांकि अभी भी वहां बारिश नहीं हो रही, लेकिन मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बादल फटने के बाद जो जख्म उत्तरकाशी के लोगों को मिले हैं वो कई साल तक दर्द पहुंचाते रहेंगे। धराली एक खूबसूरत सा गांव है, दूर दूर से पर्यटक यहां पहुंचते हैं, लेकिन बादल फटने के बाद आया ये मलबा लोगों को निगल गया है। जिन पहाड़ों पर सन्नाटा रहता था वहां आज चीख पुकार मचने लगी है। लेकिन इस रेस में सैलाब उन लोगों से आगे था। जमीन से कई फीट ऊंचा बहाव पहाड़ को चीरता हुआ इन बिल्डिंग से टकराने लगा। मौत की इस आवाज को सुनकर वहां रहने वाले लोग जान बचाकर भागते दिखे। कुछ लोग दौड़ लगा रहे थे तो कुछ अपनी गाड़ी लेकर सैलाब से बचकर भागे। लेकिन इससे पहले कि सब लोग निकल पाते, सैलाब उन तक पहुंच गया। मिट्टी, पेड़, पत्थरों से भरे पानी ने जान बचाकर भाग रहे दर्जनों लोगों को खामोश कर दिया। ना तो लोगों को भागने का समय मिला, ना कुछ सोचने समझने का। एक झटके में सैलाब आ गया और सब कुछ बर्बाद करके चला गया। कुछ लोग होटल के अंदर थे, कुछ सड़क पर थे और दहशत देखते ही अफरा तफरी मच गए। इस तबाही में कितना नुकसान हुआ है इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। वहां मंजर ऐसा था कि लोग चीख रहे थे और सैलाब नीचे घरों को तोड़ता जा रहा था। पहाड़ों से बहकर आए सैलाब ने एक एक कर कई लोगों को बेघर कर दिया। घर के अंदर से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे लोगों ने अपनी आंखों के सामने मौत का तांडव देखा। खीर गंगा के इस पर्यटन क्षेत्र में बड़े बड़े होटल और रिजॉर्ट्स थे। सैलाब ने सबको मिट्टी में मिला दिया। पतले से नाले में रास्ता बनाते हुए आए पानी ने उत्तराखंड के धराली बाजार की तस्वीर बदल दी। ये तबाही सिर्फ उत्तरकाशी के धराली में नहीं मची, कुदरत ने इस इलाके में एक साथ 3 जगह हमला किया है। फर्क सिर्फ इतना था कि धराली में सैलाब उस जगह पर बहकर आया जहां मकान और होटल बने हुए थे। आपको धराली और उसके आसपास हुए बादल तोड़ मुसीबत की तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए कितना नुकसान हुआ है। पहली तस्वीर, जगह धराली, खीर गंगा में बादल फटा। ऐसा लगा कि 30 सेकंड में सब कुछ बर्बाद हो गया। ऐसा लगा मानो पहाड़ के रास्ते में मौत दौड़ती हुई आ रही थी। ऐसा लगा मानो देवभूमि में मलबे की भेस में कोई दैत्य आ गया था। लोग भागते दिखे, कुछ पैदल थे, कुछ गाड़ी से, लेकिन इस विनाशकारी मलबे से कोई नहीं बच पाया। खिलौनों की तरह इमारतें ध्वस्त हो गई। जान बचाकर भागते लोगों को मलबे ने निकल लिया और धराली के इस हिस्से में अगर कुछ बचा तो सिर्फ तबाही का मंजर। लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, सीटियां बजा रहे थे, लेकिन 30 सेकंड में भला कोई इंसान कहां तक दौड़ लगा पाता।
जिंदगी और मौत की इस रेस में मौत ने बाजी मार दी। बहुत मरी। दूसरी तस्वीर, जगह सुखी टॉप, अवना बुग्याल में बादल फटा। बादल सुखी टॉप में भी फटा, तबाही सुखी टॉप में भी आई और डराने वाला मंजर सुखी टॉप में भी था। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि सुखी टॉप में जिस जगह तबाही मची वहाँ कोई रिहायशी इलाका नहीं था, लेकिन जिस परिवार ने ये वीडियो बनाया वो दर्द उस परिवार की बातचीत से महसूस कर लिया। सीधा ऊपर आ गया और आ गया ऊपर। अब क्या होगा मम्मी? क्या बहन बड़ा हो गया? ये तो पूरा का रुक गया। बेटा ये क्या आ रहा भाई? अरे बाप रे, अरे वहाँ झील बन जाएगा। अब झील रुक जा, मेरे को फोन करना पड़ेगा। सुखी टॉप में बादल फटा तो नदी उफान पर आ गई। पानी का वेग इतना तेज था कि लोग दहशत में आ गए। बारिश यहाँ पर कल से और सुबह से तो लगातार ही हो रही है, इसलिए ये विजुअल कम आ रहे हैं। बिल्कुल अभी उफान पे है और ये लकड़ियाँ आप देख रहे हैं बहते हुए, पूरे के पूरे पेड़ आपको नज़र आ रहे होंगे। अब जाके ये पानी जो है यहाँ पर पहुँचा है। साफ है कि स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल अब भी बना हुआ है। तीसरी तस्वीर, जगह हर्षिल, आर्मी कैंप के पास बादल फटा। ये चीख डराने वाली है, ये शोर परेशान करने वाला है। सीटी बजा रहे लोग वहां रहने वालों को आगाह कर रहे हैं, लेकिन जब तक लोगों के कान तक सीटियों की आवाज पहुंचती, उससे पहले ये सैलाब तबाही मचाने उतर आए। बादल फटने के बाद कुदरत का तांडव हर्षिल में भी वैसा ही नजर आया जैसा सुखी टॉप और धराली में दिखा था। अरे यार बोले यार 5-6 वाले बच गए होंगे यार। अरे भाई, हरे राम अरे यार 5-6 वाले बेचारे, हरे राम। पहाड़ों पर जो पेड़ थे उन्हें चीरता हुआ ये सैलाब नदी में आकर गिरा। हालात ये हो गए कि आर्मी कैंप के पास से बहने वाला नाला उफान पर आ गया। कई जवानों के बहने की भी सूचना मिली। ओ भाई, पत्थर कितने बड़े बड़े देखो तो यार, कितने बड़े बड़े फोड़ रहे हो। 10 कुंटल क्या है, हजारों कुंटल के होंगे। तस्वीरें परेशान करने वाली हैं, हालात डराने वाले, और प्रकृति का ये रूप सोचने पर मजबूर कर देता है कि पहाड़ों पर जिंदगी गुजारने वाले लोग भला कैसे रहते होंगे। ये पूरा जल भराव हो चुका है साहब, यहाँ पर पूरा जल भराव हो चुका है साहब। ये जो ऊपर हमारा कैंप के आगे, ये आगे वाली नदी भी ब्लॉक हो चुकी है। ये जो भागीरथी नदी है ये ब्लॉक हो चुकी है और यहाँ जो पूरा जल भराव हो रहा है साहब, तुरंत जो भी जिसका भी गांव का या इसका उत्तरकाशी के बीच का जो गांव अभी भी आ ही रहा है, वो जिसका भी अभी भी बहुत भयंकर आवाज आ रही है ऊपर से। यानी एक ही दिन में उत्तरकाशी की 3 जगहों पर कुदरत ने ऐसा अटैक किया कि पूरा देश इन तस्वीरों को देखकर सहम गया। रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें आपने देखी जब आफत की सुनामी बर्बादी का शोर मचा रही थी और सैलाब अपने सामने आने वाली हर एक चीज को मलबे में दफन कर रहा था। उस वक्त चीख पुकार के बीच धराली की धरती से एक और आवाज सुनाई दी थी जो अब चर्चा का विषय बन गई है। चर्चा यह है कि आखिर जब सैलाब आया तो सीटी क्यों बजाई जा रही थी और किसने बजाई। पूरे धराली में हम लोग देखा सैलाब का शोर और धराली के रिहायशी इलाकों में मचती चीख पुकार के बीच अगर कोई तीसरी आवाज सुनाई दी तो वो इन सीटियों की आवाज थी जो धराली के हर एक क्षेत्र से आ रही थी। लेकिन क्यों? जब बर्बादी की सुनामी धराली की ओर बढ़ रही थी तो धराली में लोग सीटी क्यों बजा रहे थे? क्या इस सीटी का धराली में आई आपदा से कोई कनेक्शन है? आखिर सीटी का मतलब क्या है? दरअसल पहाड़ हो या फिर समुद्र, हर उस क्षेत्र में जहां आपदा की संभावना हो वहां लोगों को अलर्ट करने के लिए सीटी बजाई जाती है ताकि सीटी बजते लोग अलर्ट हो जाएं और आपदा के हिट करने से पहले ही सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं।
धराली में भी यही हुआ। अगर आप धराली में आपदा की तस्वीरों को शुरुआत से देखेंगे तो साफ पता चलता है कि आफत की सुनामी जब धराली से दूर ही थी, धराली की धरती से सीटियों की आवाज आनी शुरू हो गई थी। अगर गौर करेंगे तो जैसे ही सीटी बजना शुरू हुई, लोगों ने भागना शुरू कर दिया। तस्वीरों में कई लोग सैलाब के धराली को हिट करने से पहले ही भागते दिखे। ये सब सिर्फ सीटियों की आवाज की वजह से हो पाया। सीटियों की आवाजें आपदा के गुजरने के बाद तक आती रही ताकि सुरक्षित बच गए लोगों को अलर्ट किया जा सके। हालांकि इसके बावजूद तमाम लोग खुद को सुरक्षित नहीं कर पाए। इसीलिए नहीं कि उन्हें सीटी की आवाज नहीं सुनाई दी, बल्कि शायद इसीलिए क्योंकि सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला और वो सैलाब की चपेट में आ गए। कुदरत का कहर देखिए ना, किसी को कुछ पता नहीं था कि अगले पल उनके साथ क्या होने वाला है। कोई होटल में आराम कर रहा था, कोई अपने घर में काम कर रहा था, तो हर्षिल में आर्मी के जवान अपनी ड्यूटी पर तैनात थे और तभी दबे पाव कुदरती सैलाब आ गया और सब कुछ सैलाब में बह गया, सब कुछ तबाह हो गया। ये तबाही के बाद की तस्वीर थी। सैलाब का तांडव शांत हो चुका था। जहां मकान थे वहां मलबे का ढेर जमा था और इसी ढेर में कुछ लाशें दफनी थी, तो कुछ लोग जिंदा बचकर भागते हुए दिखाई दी। इस शख्स को देखिए, ऐसा लग रहा था कि मौत इसे छूकर निकल गई। अरे भाग भाग! अरे डूबेगी। वो वायरस से की व्यवस्था करो यार। भाग भाग भाग! अरे इसको भी खींचो यार, फंस गया वहाँ। दहशत से भर देने वाला ये मंजर जिसने भी देखा उसका दिल सहम गया। ऐसे बहुत कम लोग ही थे जो मौत को मात देकर बाहर निकल आए और इसके लिए भी उन्होंने कम संघर्ष नहीं किया। जिन लोगों ने इस मंजर को अपनी आंखों से देखा वो शायद ही कभी इसे भुला पाए। बहुत ही ज्यादा भी जो की परिस्थिति हो गई है। आप देख सकते हैं पूरा जो ये गांव है पता भी नहीं चल रहा। हमारा मार्केट था ये पूरा बर्बाद हो गया। यहाँ पे हमारा कल्प केदार मंदिर सारा पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कब मार्केट भी था। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही बुरी, और अभी कोई ये नहीं है कि आ भी सकती है। अभी पूरे उत्तरकाशी में 5 अगस्त की तारीख कोई भूल नहीं पाएगा। जो बर्बादी हुई उसकी भरपाई में न जाने कितना वक्त लग जाएगा और अब पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। ध्यान दें, हर्षिल धराली क्षेत्र में हुई घटना के कारण तथा लगातार बारिश होने के कारण भागीरथी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। आपसे निवेदन है नदी किनारे जाने से बचे तथा सुरक्षित स्थान पर बने रहें। पूरे उत्तरकाशी में जगह जगह पुलिसकर्मी घूम रहे हैं, लोगों को सतर्क कर रहे हैं। सभी लोगों को सूचित किया जाता है। गंगा नदी का जलस्तर लगातार तीव्र गति से बढ़ रहा है। सभी लोगों को सूचित किया जाता है नदी के किनारे सतर्क रहें या फिर सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। पहाड़ों को चीरते हुए जो मलबा हर्षिल और धराली तक पहुंचा, वो तबाही मचाने के बाद नदी नालों में चला गया और जो तस्वीरें आई वो कम परेशान करने वाली नहीं थी। अरे पहाड़ ढाई गए, ये पहाड़ ढाई गए। अरे ताना ढाई से फंड चलो वापस। सिर्फ नदी और नाले ही नहीं, बादल फटने के बाद मलबा इतना भयानक कि उसने सड़कों पर भी कब्जा कर लिया। ये उस हिस्से की तस्वीर है जहां मकान तो नहीं गिरे, लेकिन सैलाब ने यहां की सूरत पूरी तरह बिगाड़ दी। मलबे की चपेट में आने के बाद गाड़ियां खिलौनों की तरह बिखरी हुई दिखाई दी। जरा सोचिए, जिस जगह पर मकान थे, होटल थे, वो जगह पूरी तरह सपाट है। 25 से ज्यादा होटल मलबे के ढेर के साथ ताश के पत्तों की तरह बह गए। आप खुद अंदाजा लगाइए इसमें कितना नुकसान हुआ होगा। उत्तरकाशी के धराली में हुए हादसे की गंभीरता को देखते हुए राहत और बचाव कार्यों के लिए सरकार ने वहां के लिए खास इंतजाम किए हैं। एक बड़ी खबर आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों समेत विशेष पुलिस बलों की तैनाती की गई है। इस वक्त की एक बड़ी खबर, इसके लिए 2 आईजी, 3 एसपी, 1 कमांडेंट, 11 डिप्टी एसपी सहित 300 पुलिसकर्मियों को धराली के लिए रवाना किया गया है। साथ ही आपदा प्रबंधन में तेजी के लिए 40वीं वाहिनी पीएसी के विशेष आपदा राहत दल और आईआरबी देहरादून की सी कंपनी के 140 जवानों को भी उत्तरकाशी रवाना किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर।
और एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी आपदा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राहत और बचाव का काम तेजी से चल रहा है। सीएम धामी ने आगे कहा कि केंद्र का पूरा सहयोग मिल रहा है। वहाँ पर सेना के लोग, आईटीबीपी के लोग और एसडीआरएफ की टीमें वहाँ पहुँच गई है। लगभग 70-80 लोगों को अभी सुरक्षित स्थानों पर निकाल भी लिया गया है। तो बड़ी मैं समझता हूँ कि बहुत तेज़ी से ये बचाव का काम वहाँ पर हुआ है। इसके अतिरिक्त सभी विभाग यहाँ से कोऑर्डिनेशन में, सेना के साथ भी हम लोग लगातार कोऑर्डिनेशन में हैं, क्योंकि सेना के बेस कैंप के आसपास भी जो है ये मलबा आया है। उत्तरकाशी में हुए हादसे के बाद आपदा राहत के लिए जवानों को धराली भेज दिया गया है, जो भटवाड़ी गांव में ही फंस गए हैं। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें कि इस वक्त उत्तरकाशी में जो आपदा में फंस गए हैं उनको अब राहत के लिए, उनके लिए राहत सामग्री भेजी जा रही है। आपदा राहत के लिए जवानों को धराली भेज दिया गया है। जो भटवाड़ी गांव में फंस गए थे लोग, उनको अब रेस्क्यू किया जा रहा है। आईटीबीपी की टीम इस वक्त पहुंच गई है। प्रशासन के लोग भटवाड़ी गांव में फंसे हुए हैं। दोपहर में जो एक आपदा आई थी उसके बाद से लगातार यहाँ मौसम खराब है और एक वो सड़क है जिससे होकर के उस जगह पर जाया जाएगा हर्षिल तक, जहाँ पर ये आपदा आई है। और इस वक्त ये सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। लगभग 100 मीटर का पूरा पेच है जो पूरा नीचे बैठ गया है। उसके बराबर में भागीरथी नदी है और लगातार ये नदी जिस तरह से रौद्र रूप अपनाए हुए है, उससे लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो बाधित हो रहा है। हमारे साथ कुछ आईटीबीपी के जवान हैं जो अभी रेस्क्यू ऑपरेशन में जा रहे थे और यहाँ पर ये भी फंसे हुए हैं हमारे साथ। इनसे पूछेंगे कि सर किस तरह का भी आप देख रहे हैं, क्योंकि आप भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जाने वाले थे, तो अभी क्या लग रहा है? ये जो हमारी टीम निकली हुई है ये रेस्क्यू में जा रही थी थराली गांव में, जहाँ बादल फटा है। तो रात ब्लॉक हो गया उसमें नेतला में। हम नेतला में रुके। अब सवेरे वहाँ से 4 बजे हमने मार्च किया, तो यहाँ आने के बाद कम से कम 50 मीटर रोड जो है बैठा हुआ है, तो वहाँ पहुँच पाना जो है बहुत मुश्किल है। तो इसके बारे में क्या सीनियर्स को बता दिया गया है या प्रशासन को बताया है? उनकी कुछ टीमें आने वाली हैं यहाँ पर? नहीं, पीछे से एक टीम हमारी और निकली हुई है 25 आदमियों की। उसके बाद फिर हमने अपने उच्च अधिकारियों को जो फ़ोन द्वारा बता दिया है। अब आगे जैसे ही जो भी आदेश मिलेगा उसके बाद ही कार्रवाई करेंगे। क्या लगता है सर कि कुछ मशीनें आएंगी जिससे रोड खुल सकता है, फिर आगे बढ़ेंगे आप लोग? ये मशीन आती है, अगर रोड खुल जाएगा तो हम तो आगे बढ़ने के लिए आए हैं और हमने आगे बढ़ने की पूरी कोशिश हमारी, और रोड थ्रो होने पर हम आगे जाएंगे। कितनी टुकड़ियां आईटीबीपी की रेस्क्यू में लगने के लिए आई हैं? हमारी 2 टुकड़ी हैं, एक यहाँ से, एक कल हमारी जो आगे टुकड़ी निकल गई थी, एक उधर पोस्टों से आ रहे थे, वो दोनों टुकड़ियाँ हमारी लगी हुई हैं। चलिए, हमारे साथ आईटीबीपी के जवान थे जो बता रहे थे कि इनकी 2 टुकड़ियां अभी फिलहाल यहाँ पहुंची हुई हैं जो रेस्क्यू के लिए जा रही थी, और कई टुकड़ियां वहाँ पर लगी हुई हैं। फिलहाल ये सड़क मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बराबर में भागीरथी नदी है और ये सड़क का पेच लगभग 100 मीटर का है। 100 मीटर का पूरा पेच ये एक तरह से बैठ गया है, बह गया है। और लगातार जिस तरह से मौसम ख़राब है, बारिश हो रही है, उससे एक बात तो साफ है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में सरकार को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जो प्रशासन की टीमें पहले पहुंच गई हैं वही वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। जो टीमें रेस्क्यू करने पहले पहुंची वही पहुंच पाई हैं। फिलहाल जो देहरादून से टीमें निकली थी वो अभी भी रास्ते में फंसी हुई हैं। हम खुद कल रात से यहां पर फंसे हुए हैं। लगभग 100 से 150 मीटर का पूरा पेच है। इस वक्त सुबह के 5 साढ़े 5 बज रहे हैं और जिस तरह से लगातार लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से हर्षिल या फिर थराली गांव पहुंच सकें, लोगों की सहायता कर सकें, उसको कहीं ना कहीं मौसम बीच में रोक रहा है। इस वक्त बारिश शुरू हो चुकी है। बीच में कुछ देर के लिए बारिश रुकी थी, लेकिन जिस तरह से लगातार मौसम ख़राब है और रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं, उससे एक बात तो साफ है कि आने वाले समय में रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त करने में काफ़ी समय लग सकता है। जिस तरह से प्रशासन की टीमें बीच में फंसी हुई हैं, खुद ज़िले के ज़िला अधिकारी और तमाम पुलिस के बड़े सीनियर अधिकारी यहाँ पर फंसे हुए हैं। आईटीबीपी की 2-3 टीमें यहाँ पर फंसी हैं। वैसे ही कुछ और लोग हैं जो यहाँ पर आ रहे थे और बीच में फंसे हुए हैं, क्योंकि जहाँ से हम होकर के गुजरे हैं वो सड़कें भी बीच में अब दोबारा से ख़राब हो गई हैं। लगातार चट्टानों से पत्थर गिर रहे हैं, लेकिन इस सड़क के ख़राब होने से रेस्क्यू ऑपरेशन में एक बड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि 100 से 150 मीटर का पूरा पेच है जो पूरी तरह से बह गया है। बराबर में भागीरथी नदी जिस तरह से चल रही है, लगातार अपना रौद्र रूप अपनाए हुए है। उससे जो नदी सड़क के किनारे से होकर बह रही है, लगातार नीचे से मट्टी को काट रही है और सड़क
धीरे धीरे न केवल एक जगह बल्कि इस पूरे इलाके में कई जगहों पर सड़क का कटान देखने को मिल रहा है। अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो देर शाम तक और भी बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। फिलहाल शासन की कई टीमें, प्रशासन की कई टीमें मौके पर रवाना हुई थी, लेकिन बीच में सड़कें खराब होने के चलते रुकी हुई हैं। आईटीबीपी के जवान, सेना के जवान, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान, बीच में इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है कि वो लगातार ऐसी जगहों पर फंसे हुए हैं जहां पर सड़कें टूटी हुई हैं। दानिश खान, एबीपी न्यूज़, उत्तरकाशी। हर तस्वीर का एक एक फ्रेम तबाही की मुकम्मल दास्तां है। पहाड़ के सीने पर आसमान से उतरी तबाही अपने साथ कितनों को बहा ले गई, कितने घरों को फना कर गई और कौन मलबे में दफन हो गया अभी कुछ पता नहीं। लिहाजा पहाड़ के सीने पर आसमान से बरसी बर्बादी की अनगिनत तस्वीरों के बीच आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी के जवान डट कर खड़े हैं ताकि उन लोगों का पता लगाया जा सके जिनका पता सैलाब की शक्ल में आई सुनामी के साथ कहीं गुम हो गया। उत्तरकाशी के धराली गांव में मुसीबत का सैलाब आया तो महज 10 मिनट के अंदर हर्षिल कैंप में तैनात सेना के करीब 100 जवान धराली पहुंच गए। करीब करीब 2 हिस्सों में बंट चुका धराली गांव, जहां आफत के गुजरने के बाद सिर्फ मलबे के ढेर जमा है, वहां जिंदगी की तलाश शुरू हुई। एक युवक जो मलबे में फंसा हुआ था उसे सेना के जवानों ने बाहर निकाला और अब तक मिली जानकारी के मुताबिक सेना के जवानों ने 20 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। मुश्किल हालातों के बावजूद भी तकरीबन अभी तक 20 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है और ये कोशिश है कि जितने लोग वहाँ पे अभी मिसिंग हैं या नहीं मिल पा रहे हैं उनको सेफली जल्दी से जल्दी रेस्क्यू कर लिया जाए। सारे आईपेक्स ब्रिगेड के सीनियर अधिकारी वहाँ पहुँच चुके हैं और रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन को पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं। धराली में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एसडीआरएफ की कई टीमें धराली में मौजूद हैं। वहीं आईटीबीपी और एनडीआरएफ की 3 टुकड़ियां भेजी गई हैं, जबकि 4 हेलीकॉप्टर को स्टैंड बाय मोड पर रखा गया है। इनमें से 2 हेलीकॉप्टर सहारनपुर और 2 चंडीगढ़ में हैं। एनडीआरएफ के डीआईजी मोहसिन शाहिदी ने बताया कि फ्लैश फ्लड के चपेट में आए लोगों को हर मुमकिन मदद देने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन धराली में नुकसान कितना हुआ अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। जो इनिशियल रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक तकरीबन 40 से 50 घर जो है वो बाधित हुए हैं, बह गए हैं उसमें, और 50 से ज़्यादा लोगों को ये मिसिंग बताए जा रहे हैं, कुछ डेड बताए जा रहे हैं। तो अभी पूरा जो ये अभी आकलन किया जा रहा है और अभी इंफॉर्मेशन अवेटेड है। हमारी एसडीआरएफ की बटालियन हेडक्वार्टर में जो स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स को जो इस डिजास्टर में काम आ सकते हैं उनको भी हम लोग एक जियो के सुपरविजन में रवाना कर रहे हैं और इसमें जहाँ पर भी लग रहा है कि जो भी एजेंसी जो है इसमें हेल्प कर सकती हैं, एससीसी जो है उसको क्लोजली कोऑर्डिनेट कर रहा है। फिलहाल आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और स्वास्थ्य विभाग की 211 सदस्यीय टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। वहीं एहतियात के तौर पर नदी किनारे मौजूद दूसरी बस्तियों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया जा रहा है। इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर तिरुपति से सीधे देहरादून पहुंचे। यहां उन्होंने आपदा परिचालन केंद्र पहुंचकर राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया। लगातार हो रही बारिश ने उत्तराखंड पर कहर बरपा दिया है। उत्तरकाशी के धराली में चारों तरफ तबाही का मंजर है। मौसम विभाग में जताया है अंदाज कि बादलों से राहत के आसार आज भी कम है,
ऐसे में प्रशासन ने राज्य के 5 जिलों में सभी स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है। ये 5 जिले हैं उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली और रुद्रप्रयाग, जहां पहली से 12वीं तक सभी स्कूल आज बंद रहेंगे। और इसी के साथ एक बड़ी खबर आ रही है। मंगलवार को उत्तराखंड के हर्षिल के पास धराली गांव में बादल फट गया। तेजी से पानी और मलबा नीचे की तरफ आया है और उसकी चपेट में पूरा गांव आ गया है, जिसके बाद वहां राहत बचाव का काम लगातार जारी है। बड़ी खबर यह है कि इस बेहद खतरनाक त्रासदी में अब तक 130 लोगों को सुरक्षित मलबे से बचा लिया गया है। सेना, आईटीबीपी और एनडीआरएफ और साथ ही में एसडीआरएफ की टीमें इस बचाव अभियान में पूरी मुस्तैदी से जुट गई है। हालांकि अभी भी वहां कई लोगों के फंसे होने की आशंका है, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेज गति से चल रहा है ताकि फंसे हुए लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। अभी भी वहां बारिश नहीं हो रही, लेकिन मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। यूपी के हापुड़ के छोटे बाजार में सरकारी स्कूल की जर्जर बिल्डिंग भर-भरा कर गिर गई। बिल्डिंग गिरने की खौफनाक घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। केवल 5 सेकंड में ही प्राइमरी स्कूल की पूरी बिल्डिंग ढह गई। वहां से एक बुजुर्ग महिला निकल रही थी जो मलबे की चपेट में आते आते बची। अगर महिला कुछ सेकंड बाद निकलती तो यह हादसा दर्दनाक हो सकता था। बिल्डिंग गिरी तो इतनी जोरदार आवाज हुई कि लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। कुछ लोग तो राहत बचाव के लिए भी दौड़े। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आरोप है कि बिल्डिंग काफी समय से जर्जर थी, लेकिन प्रशासन ने इसे ध्वस्त नहीं किया। अगली खबर आपको बता दें मध्य प्रदेश से, जहां पर हारदा में उस समय सनसनी फैल गई जब 2 गाड़ियों से आए कुछ लोगों ने दिन दहाड़े एक जोड़े को अगवा कर लिया। सरेआम हुए अपहरण का वीडियो भी सामने आया है। जिसमें मुंह पर कपड़ा बांधे लड़का एक लड़की के साथ सड़क पर जाता दिखाई दिया। तभी एक कार उनके आगे आकर रुकी। चंद सेकंड बाद पीछे से एक और कार आई और उनके पास रुक गई। दोनों कुछ समझ पाते इससे पहले ही दोनों गाड़ियों से कुछ लोग बाहर आए और लड़के लड़की को जबरन खींचकर गाड़ी में बैठा लिया। दोनों को गाड़ी में बैठाने के बाद वहां से चले गए। पुलिस की जांच के दौरान भीम आर्मी के नेता महेंद्र काश्यप भी घटनास्थल पर दिखाई दिए। जब इस मामले में महेंद्र से बातचीत की गई तो उन्होंने इस प्रेम प्रसंग का मामला बताया। किडनैप वगैरह हमने नहीं किया, ये सब गलतफहमी है ना। ये लड़की के परिवार के लोग हैं, उसका कुछ प्रेम प्रसंग था बालिका का। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और छानबीन शुरू कर दी है। अब आपको राजधानी दिल्ली लिए चलते हैं, जहां पुलिस ने ऐसे गिरोह को पकड़ लिया है जो साधु के भेष में चेन स्नैचिंग और लूटपाट करता था। यह गिरोह दिल्ली के मोती नगर इलाके में सक्रिय था और 1 अगस्त को इस गिरोह ने कार सवार एक महिला को निशाना बनाया था। देख सकते हैं कि कार के पास 2 साधु आए और महिला से पैसे मांगे। फिर मौका देखकर इन लोगों ने सोने की अंगूठी, हीरे की अंगूठी पर हाथ साफ कर दिया और फरार हो गए। जब कार सवार महिला को इसकी भनक लगी तो उसने पुलिस से शिकायत की। सीसीटीवीज पर काम करते हुए और आसपास पूछताछ करते हुए हमने 4 लोगों की पहचान इस मामले में की। पुलिस ने आरोपी विनोद कामत, कबीर, बिरजू और गुरुचरण को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों के पास से पिघलाया गया सोना, 61 हीरे, भेष बदलने के कपड़े और मेकअप किट मिली है। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस के सामने दबंगई का एक मामला सामने आया है। मुरादनगर के कस्बा चौकी में भूरा चौधरी नाम का एक दबंग पहुंचा और पुलिस को धमकाते हुए चौकी में बंद एक आरोपी को बाहर निकाल लिया गया। ये सब कुछ वहां मौजूद पुलिस वालों के सामने हुआ। दबंग भूरा चौधरी ने खुलेआम पुलिस वालों को धमकी दी। रोको, रोको और परसों से मंगलवार से तारीख खुलवा रहा हूं, जिसके फोन रोक देगा। हैरानी की बात यह है कि भूरा चौधरी काफी देर तक पुलिस चौकी में गुंडागर्दी करता रहा, जबकि पुलिस वाले उसे मनाते हुए दिखाई दिए। कहाँ छोड़ रहे हो? हराम का माल देते तो छोड़ोगे? हाँ, सारा मुसलमान सड़क पर आने को 1 मिनट में तैयार बैठा। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया।
अहमदाबाद से बेहद दिल दहलाने वाली एक घटना सामने आई है। यहाँ एक पत्नी ने अपने ही पति की हत्या कर दी और फिर खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी, और ये सब कुछ केवल 8 साल के बेटे के सामने हुआ है। जांच में पता चला कि शादीशुदा पुलिस कांस्टेबल मुकेश भाई परमार का एक महिला पुलिसकर्मी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। मुकेश भाई कुछ दिन पत्नी के साथ रहते थे और कुछ दिन प्रेमिका के साथ बिताते थे। इसी बात को लेकर पति पत्नी में झगड़ा होता था। 4 अगस्त को झगड़ा इतना बढ़ा कि मुकेश भाई ने पत्नी संगीता के सिर पर हेलमेट से हमला किया और पत्नी ने भी पलटवार करते हुए भारी सामान से हमला कर दिया, जिसके चलते मुकेश भाई की जान चली गई। बाद में संगीता ने सुसाइड नोट लिखा और फांसी के फंदे पर झूल गई। जिस वक्त घर में ये खूनी क्लेश चल रहा था, उस वक्त 8 साल का बेटा भी वहीं मौजूद था और पड़ोसियों ने घटना की सूचना दी। पति पत्नी मूल रूप से राजकोट के रहने वाले थे और मौजूदा वक्त में पुलिस लाइन में रहते थे। साध्वियों के यौन शोषण और पत्रकार हत्याकांड में सजा भुगत रहे गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर पैरोल मिली है। इस बार की पैरोल में वो धूमधाम से अपना जन्मदिन मनाएगा। 40 दिन की पैरोल मिलने के बाद गुरमीत राम रहीम पुलिस की सुरक्षा में सुबह रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर आया, जहां हनीप्रीत पहले से उसका इंतजार कर रही थी। यहां से दोनों सीधे सिरसा डेरे पहुंच गए। अब सिरसा डेरे में राम रहीम 15 अगस्त को अपना 58वां जन्मदिन मनाएगा। बड़ी बात यह है कि करीब महीने भर पहले ही राम रहीम 21 दिन की फड़लों के बाद वापस जेल पहुंचा था। तब उसने 29 अप्रैल को डेरा सच्चा सौदा का स्थापना दिवस मनाया था। ये 14वीं बार है जब राम रहीम जेल से बाहर आया है। 2020 में पहली बार उसे 1 दिन की इमरजेंसी पैरोल मिली थी। इसके बाद बीते 5 साल में उसे 366 दिन की पैरोल और फड़लों मिल चुकी है, यानी वो 5 साल में 1 साल जेल से बाहर ही रहा है। और 14 में से 10 मौके ऐसे थे जब उसके प्रभाग क्षेत्र में कोई न कोई चुनाव था। अगस्त 2017 में राम रहीम को कोर्ट ने 2 मामलों में दोषी पाया था और 20 साल की सजा सुनाई थी। आपको सीधा मध्य प्रदेश लिए चलते हैं, जहां पर शहडोल में आग ने जमकर तबाही मचाई है। ये आग हैंडलूम की एक दुकान में लग गई, जिसमें सारा सामान जलकर राख हो गया। हालांकि ये आग कैसे लगी, इसका पता अब तक नहीं चल पाया है। लेकिन कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगते ही वहां अफरा तफरी मच गई। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद आग बुझाने का काम शुरू किया गया। लेकिन उस समय मुश्किल और बढ़ गई जब ये आग आसपास स्थित दुकानों में भी फैलने लगी। कुछ देर बाद दमकल कर्मी वहां पहुंचे और काफी कोशिश के बाद आग पर काबू पाया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। और अब दिल्ली के चिड़ियाघर से एक खुश खबर है, और यहाँ पर उस समय खुशियों की लहर दौड़ गई जब बाघिन अदिति ने एक साथ 6 शावकों को जन्म दिया। चिड़ियाघर के इतिहास में पिछले 20 सालों में ये पहला मौका है जब एक ही दिन इतने सारे शावकों को जन्म दिया गया है, जिनकी तस्वीरें भी सामने आई। इन तस्वीरों में सभी शावक एक बेड़े में अपनी मां के पास दिखाई दिए। चिड़ियाघर प्रशासन के मुताबिक सभी शावक स्वस्थ हैं। फिलहाल बाघिन अदिति और उसके नवजात शावकों पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। खास बात यह है कि खुशखबरी ग्लोबल टाइगर डे सप्ताह के दौरान आई, जिससे इसका महत्व और भी बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से विवाद के चलते सुर्खियों में रहे एलॉन मस्क एक बार फिर चर्चा में है, और इस बार वजह उनकी मोटी सैलरी है। एलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला ने उनको $29 बिलियन यानी करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देने का ऐलान कर दिया है। नए सैलरी पैकेज के तहत मस्क को टेस्ला के 9 करोड़ 60 लाख शेयर भी दिए जाएंगे। कंपनी का मानना है कि इस भारी भरकम इनाम की वजह से मस्क का ध्यान टेस्ला पर बना रहेगा। एआई और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेक्टर में बढ़ती प्रतिस्पर्धा को देखते हुए कंपनी मस्क को हर हाल में अपने साथ बनाए रखना चाहती है। इससे पहले टेस्ला ने 2018 में मस्क को $50 बिलियन का सैलरी पैकेज ऑफर किया था, लेकिन इसी साल डेलावेयर की कोर्ट ने मस्क के उस सैलरी पैकेज को रद्द कर दिया था। टेस्ला के बोर्ड ने यह भी कहा है कि अगर कोर्ट से मस्क का 2018 वाला पैकेज बहाल हो जाता है तो ये नया पैकेज रद्द हो जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।